Hello everyone, it's me Anju Rajput and we're going to start today chapter 2 of Democracy, class 9th, Constitutional Design. इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा डिज़ाइन था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, किस तरह से इसके बारे में प्लानिंग करी गई और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का। We noted in the previous chapter that in a democracy, the rulers are not free to do what they like. हम जैसे कि अपने previous chapter में पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूलर्स जो है अपनी मर्जी का करने के लिए वो फ्री हैं, मतलब उनके ऊपर भी बाइंडिंग्स होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर रूलर्स चाहे तो वो जो मर्जी कर ले। There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सिटीजन्स के लिए तो होते हैं बट वो रूलर्स के लिए भी होते हैं। All such rules together are called constitution. और ऐसे रूल्स को जब हम कंपाइल करते हैं, जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है? ये रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कंट्री वर्क करती है, कोई भी गवर्नमेंट वर्क करती है। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन्स, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। तो क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है कंट्री का, तो वही डिटरमाइन करता है, वही निर्धारित करता है कि सिटीजन्स के राइट क्या होंगे, गवर्नमेंट की पावर क्या होगी एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और गवर्नमेंट को फंक्शन कैसे करना चाहिए। ये सारी बातें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती है, या कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ से हम कहें तो शेप करता है इन सब चीज़ों को। इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप? Who designs them and in what way? तो इस चैप्टर में अब अगर हम ओवरव्यू देख रहे हैं किसी चैप्टर का, इट मीन्स इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हम क्या क्या सीखने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, इसका डिज़ाइन कैसा है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, हु डिज़ाइंस देम, किसने डिज़ाइन किया, एंड इन व्हाट वे, और किस तरह से डिज़ाइन किया, व्हाट आर द वैल्यूज़ एंड दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ थी, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया। Once the constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है तो क्या उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं? ये सब वो क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. एक ऐसा इंस्टांस, एक ऐसा एग्जाम्पल जिन्होंने डिज़ाइन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, हम साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल ले सकते हैं। वी बिगिन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपन देयर एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन्स वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिज़ाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले साउथ अफ्रीका का ही एग्जाम्पल लेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, व्हाट इट्स फाउंडेशनल वैल्यूज आर एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद हम टर्न करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स क्या थे, फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या थी जिनके ऊपर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया, शेप किया। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. These are the lines said by Nelson Mandela, who was the first president of South Africa from 1994 to 1999.
क्या कहते हैं वो, कि वो वाइट डोमिनेशन और ब्लैक डोमिनेशन दोनों के अगेंस्ट उन्होंने फाइट करी है, और उन्होंने एक ऐसे आइडियल, ऐसे आदर्श के सपने संजोए कि वो चाहते थे हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, फ्री सोसाइटी हो, लोगों को हर तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए और लोग हमेशा हार्मनी में रहें। वो इस आइडियल के लिए इवन दो he was prepared to die for this ideal, for achieving this ideal. This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. Nelson Mandela को देशद्रोही कह दिया गया था वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के थ्रू, और उनको और उनके साथ 7 अदर लीडर्स को 1964 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपार्थिड रिजिम के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई थी। अब ये अपार्थिड रिजिम क्या था कि जो यूरोपियंस थे, जैसे इंडिया पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, उसी तरह से 17th और 18th सेंचुरी में यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीका को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। बट जैसा इंडिया में हुआ, इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट जो यूरोपियंस थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में रहना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से क्या हुआ कि जो वहाँ के नेटिव लोग थे वो सारे थे ब्लैक इन कलर, बट जो यूरोपियंस आ रहे थे वो वाइट थे कलर में। तो उन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पे सोसाइटी में डिवीज़न हो गया, एक तरफ ब्लैक लोग थे जो वहाँ के इंडिजिनस लोग थे, दूसरी तरफ वाइट लोग थे जो कि यूरोपियंस थे। अब जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने रूल अपने हाथ में ले लिया फोर्सफुली, और उन्होंने क्या किया कि जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो जो अपार्थाइड इस तरह का जो रिजिम था उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला उठ खड़े हुए थे, और उनके साथ और भी लोग थे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के चलते उनको 28 ईयर्स के लिए साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही खतरनाक ड्रेडन प्रिजन में, जो कि रॉबिन आइलैंड पे था, उसमें डाल दिया गया। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो अपार्थाइड जो एक सिस्टम था वो मोस्टली जो साउथ अफ्रीका में ही फैला हुआ था। The white Europeans imposed this system on South Africa. During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. स्किन कलर के बेस पे सोसाइटी की डिवीज़न हो गई, लोगों को लेबल कर दिया गया कि ये ब्लैक है, ये वाइट है। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो नेटिव पीपल थे, इंडिजिनस पीपल थे साउथ अफ्रीका के, वो ब्लैक थे कलर में। उसके अलावा और भी बहुत तरह की कॉम्प्लेक्शंस के लोग वहाँ पे रहते थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो ब्लैक लोग थे वो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन उनकी वहाँ पे प्रेजेंट थी, एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, और उनको ब्लैक्स कहा जाता था। बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। तो उन दो ग्रुप्स के अलावा, वाइट और ब्लैक के अलावा, वहाँ पे जो बाकी के लोग थे उनको कलर्ड पीपल कहा जाता था, और इंडियंस भी उन्हीं में से शामिल थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। जो वाइट पीपल थे वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते थे, और जो बाकी के कलर्ड लोग थे उनको वो इन्फीरियर समझते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, इवन द जो नॉन वाइट्स थे उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। तो जो अपार्थाइड सिस्टम था वो स्पेसिफिकली जो ब्लैक्स लोग थे उन पे बहुत ही ओप्रेसिव रहा। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। उनको वाइट एरियाज में जाने की भी मनाही थी। दे वर फॉरबिडन।
दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। वो वाइट एरियाज में काम भी तभी कर सकते थे अगर उनके पास परमिट होता तो। मतलब सोचो, जिन एरियाज में वाइट पीपल रहते थे वहाँ जाने के लिए उनको परमिट लेना पड़ता था। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema hall, theaters, beaches, swimming pools, public toilets, सभी जगह सेपरेशन थी। हर जगह वाइट वो जो लोग थे उनके लिए ये चीज़ें अलग थी और जो ब्लैक्स थे उनको उनके लिए अलग थी। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन और इसी चीज़ को सेग्रीगेशन कहा गया। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। Blacks could not form associations or protest against the terrible treatment। जो वाइट लोग थे जहाँ वो वर्शिप करते थे, जहाँ वो पूजा पाठ करते थे, वहाँ पे ब्लैक लोग नहीं जा सकते थे। मतलब वो चर्चेज में नहीं जा सकते थे। और ब्लैक पीपल को एसोसिएशंस फॉर्म करने की भी मनाही थी, वो नहीं कर सकते थे। अगर अब वो एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते थे तो कैसे वो किसी चीज़ के अगेंस्ट, ऐसे ट्रीटमेंट के अगेंस्ट जो टेरिबल था उनके अगेंस्ट था, उसके अगेंस्ट कैसे वो प्रोटेस्ट कर पाते। क्योंकि प्रोटेस्ट करने के लिए एक पर्सन तो इनफ नहीं होता है, उसके लिए पूरी की पूरी जो रेस थी, ब्लैक पीपल थे, उनको उठ के सामने आना पड़ना था। बट एसोसिएशन फॉर्म करना तो वहाँ पे उनके लिए क्राइम था। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। फिर क्या हुआ कि 1950 में आखिरकार जो ब्लैक पीपल थे और कलर्ड लोग जो थे, इंडियंस भी उनमें शामिल थे, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर ही दिया। दे लॉस्ट प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने जो प्रोटेस्ट मार्चेस से स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, रैलीज निकालना स्टार्ट कर दिया। द अफ्रीकन National Congress ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। तो ANA, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंडर आके सभी लोगों ने, जो कलर्ड पीपल थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और ANC ने उनकी हेल्प की। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें बहुत सारे वर्कर यूनियंस भी शामिल थे और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। तो कुछ वाइट पीपल भी ऐसे थे जिनको लगता था कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम है ये अनजस्ट है, तो उन्होंने भी इस जो स्ट्रगल था उसको ज्वाइन किया और हेल्प करी ब्लैक पीपल्स की। Several countries denounced apartheid as unjust and racist। बहुत सारी कंट्रीज इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट हो गए। उनका कहना था कि ये अनजस्ट है, रेसिस्ट है, इसको स्टॉप किया जाना चाहिए। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। बट जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने रूल को कंटिन्यू रखा। उन्होंने लोगों को उठा उठा के जेलों में पटकना स्टार्ट कर दिया, लोगों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हज़ारों लोगों को मारा, ब्लैक पीपल को मारा, कलर्ड पीपल को मारा और अपना रूल जो था वो जारी रखा। टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एज प्रोटेस्ट and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression। जैसे जैसे प्रोटेस्ट स्ट्रगल बढ़ता गया, जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी उनको रियलाइज हुआ कि वो अब ब्लैक पीपल को रिप्रेस करके नहीं रख सकते हैं। द वाइट रेजिम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड। वाइट रेजिम ने, जो वाइट पीपल थे, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। पॉलिटिकल पार्टीज से सभी बैन हटा दिए गए और जो मीडिया थी, मीडिया से भी सभी रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर लिए गए। After 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man। 28 years की imprisonment के बाद नेल्सन मंडेला आखिरकार जेल से बाहर आए। Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world।
फाइनली 26 अप्रैल 1994 को नेशनल फ्लैग जो था साउथ अफ्रीका का वो लहराने लगा. द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड. अपार्थाइड जो गवर्नमेंट थी उसका एंड हो गया, पाविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशल गवर्नमेंट. और अब जो एक मल्टी रेशल गवर्नमेंट को बनने की तरफ एक रास्ता बन गया. हाउ डिड दिस कम अबाउट, कैसे ये हो सका? लेट्स हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन. नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएशन अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy.